तो देख बेटा आज हम लोग क्या कर रहे हैं, चैप्टर नंबर तेरा 4 हो गया, डिटरमिनेंट। क्लियर? डिटरमिनेंट्स फ्रेंड्स, देख बेटा रिकॉर्डिंग तो हो ही रही है, तो उसको ना कॉपी मत करियो, ठीक है ना? बैठ के अपना आराम से कॉपी कर लियो, सही रहेगा। ठीक है, अब देख बेटा डिटरमिनेंट्स के अंदर क्या है, जैसे मान ली बेटा कोई ना एक मैट्रिक्स है, से 1 2 3 4 कोई मैट्रिक्स है, तो ये तो मैट्रिक्स हो गया। अब इसका डिटरमिनेंट कैसे निकलता है, एक ए पे ना ऐसे वर्टिकल लाइन लगा दे, ए के ऊपर वर्टिकल लाइन लगा दे तो सामने भी क्या होगा बेटा, ऐसे वर्टिकल लाइंस लग जाएगी। ठीक है, जैसे क्या होगा, यहाँ पर 1 आ गया, इधर 3 2 4। करना क्या होता है, बड़ा आसान है प्लीज। इस नंबर को बेटा यहाँ मल्टीप्लाई करा, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करा, बीच में लगा दे माइनस। तो कहने का मतलब ये है 1 मल्टीप्लाई होगा 4 से और 3 मल्टीप्लाई होगा 2 से, बीच में लग गया माइनस। अब इसको कैलकुलेट कर ले, जो भी नंबर आएगा इसी को बोलते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो अब इसमें तो बहुत इजी चीज है। ठीक है, तो ये हमने क्या सीखा कि एक 2 क्रॉस 2 के मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे निकलता है, पहली बात। दूसरा, ये जो डिटरमिनेंट है ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलता है, मतलब जिसमें जितनी रो उतनी कॉलम है, अगर उसी का डिटरमिनेंट निकलेगा, नहीं तो डिटरमिनेंट निकलेगा नहीं। ठीक है प्रिंस, समझ आएगी बात? तो अब 2 क्रॉस 2 के मैं देखो 1000 एग्जाम्पल भी दे लूं, करना सब में यही है, एक एग्जाम्पल को बेस बना, स्पीड पकड़। ठीक है, तो हमने 2 क्रॉस 2 का एक मैट्रिक्स हमने देख लिया जिसका डिटरमिनेंट निकाला। अब हम सीखते हैं एक 3 क्रॉस 3 क्या है मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे। तो मान लेते हैं हम ने मैट्रिक्स ले लिया, जैसे यहाँ पे 1 ले लिया, 5 ले लिया, 3 कुछ भी रैंडमली मैं लिख रहा हूँ, 2 ले लिया। ठीक है, यहाँ पे मान लो चलो 0 ले लिया, इधर से 1 ले लिया, इधर 7 लिख लो, चलो 0 ले लिया, इधर मान लो चलो 4 ले लिया। ये मैट्रिक्स है, मैंने बोला इसका डिटरमिनेंट निकालो। ठीक है, तो प्रिंस इसमें थोड़ा सा तेरे को बेटा ध्यान से देखना पड़ेगा। देखो यहाँ पे ना साइड में कुछ लिख रहा हूँ, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ऑल्टरनेटिव साइन लिखने हैं। ठीक है, प्लस माइनस प्लस, ये लिख दिया, अभी समझ में आ जाएगा तो क्या यूज करना है। अब देखो हमको क्या करना है, इसका डिटरमिनेंट निकालना। तो 3 क्रॉस 3 का डिटरमिनेंट निकलता कैसे, बड़े ध्यान से देखना। ये लगाया हुआ डिटरमिनेंट। ठीक है, हमको क्या करना है, हमें इस पहली रो को पकड़ लेना है। इस पहली रो में सबसे पहला एलिमेंट कौन सा है, 1 है। तो क्या करना है प्रिंस, सबसे आगे लिख 1, ब्रैकेट में डाल दे। क्लियर? अब तुमको क्या करना है, तुम्हें ये देखना है कि 1 के कोरस्पॉन्डिंग क्या क्या है उसे तुम हाइड कर दो। जैसे 1 के कोरस्पॉन्डिंग ये पूरी रो थी, कॉलम था, बंद कर दिया, और ये जो पूरी रो है इसको हमने हाइड कर दिया। हाइड मतलब हमने छुपा दिया। जो बच गए एलिमेंट उसे देखो, बचे कौन से, ये वाले 4 एलिमेंट 0 0 1 4, यही तो बचा। इनको क्या करना है ना प्लीज, इसको यहाँ पर लिख दिया 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट बनाकर, इसको 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट बना के यहाँ लिख दिया। अभी तेरे सब कुछ समझ में आ जाएगा, बस पेशेंस रखना है, पल्ले सब कुछ पड़ जाएगा। अब हमने पकड़ा क्या था, हमने पकड़ी थी पहली रो, पहली रो का ये वाला एलिमेंट यूज कर दिया। अब इसकी बारी, तो हमने क्या करना है प्रिंस, बाहर लिखना है 5। अब 5 के कोरस्पॉन्डिंग ये वाला कॉलम गया, सॉरी ये वाली रो गई और ये वाला कॉलम चला गया। अब 4 एंट्री देखो बच्चे नजर आ रही होंगी जिसको मैंने काटा नहीं मारा, तो वो कौन कौन सी है, वो है 2 7 1 4। ठीक है प्रिंस, इस पे बेटा लगा दे डिटरमिनेंट। अब हमने क्या क्या कर लिया, हमने क्या पकड़ के रखा था, हमने पकड़ी थी पहली रो जिसमें ये एंट्री यूज हो गई, ये यूज हो गई, ये तीसरी रह गई। तो अभी इसको पढ़ना है। ठीक है, साइंस सिस्टम को उठा के करते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ देखो, तीसरी एंट्री कौन सी, तीसरी एंट्री 3 है, तो बेटा बाहर लिखा यहाँ पे 3, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग 4 एंट्री लिखनी है। एक बार मन में सोचो 4 एंट्री कौन सी आएंगी। ठीक है, तो अगर सोचा सही होगा तो भी पता लग जाएगा तेरे को। ये तो कट गया कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री, तो 4 एंट्री कौन सी बची, 2 0 7 0, यही सोची थी तूने, ये सोच रहा। yes, वापस से ध्यान से बेटा, हमने क्या करा, हमने जो इन डिटरमिनेंट्स के बाहर है ना, इन डिटरमिनेंट्स के बाहर पहली रो की एंट्री लिखी है। डिटरमिनेंट्स के बाहर किसकी एंट्री लिखी है, पहली रो की। तुम इन डिटरमिनेंट्स के बाहर सेकंड रो, थर्ड रो, कुछ भी लिख सकते हो, वो भी तुम्हें धीरे धीरे सिखाएंगे सारा कुछ। ठीक है, अब हमने पहली रो की एंट्री लिखी है। अब यहाँ पे जाओ साइंस सिस्टम में। साइंस सिस्टम में क्या है, ये कहता है अगर तुम पहली रो की एंट्री यूज करते हो तो सबसे वाली एंट्री के आगे लगाओगे तुम प्लस, बीच वाली के आगे लगाओगे माइनस, और लास्ट वाली के आगे लगाओगे प्लस। ये बोलती है साइंस सिस्टम। ठीक है, ये साइंस सिस्टम तो यही सिखा रहा है कि अगर तुम पहली रो के एलिमेंट का यूज करते हो, सबसे आगे वाले के आगे लगाओ प्लस, बीच वाले के आगे लगाओ माइनस, फिर लास्ट वाले के आगे लगाओ प्लस। देखो धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। अभी मैंने इस क्वेश्चन को 6 बार करना है, चिंता मत कर।
देखता रहे बस, समझ में सारा कुछ आ जाएगा। अब ये +1 तो 1 ही हो गया, लिखो या ना लिखो फर्क नहीं पड़ता। ये है 2 × 2 का डिटरमिनेंट, जो भी मैं तुमको सिखाया था, मैं दोबारा सिखाता हूँ। इसको इससे मल्टीप्लाई कराना है, इसको इससे मल्टीप्लाई कराना है, बीच में लगाना माइनस। तो आओ जी, 0 4 से मल्टीप्लाई होकर 0, 1 0 से मल्टीप्लाई होकर 0, बीच में लगाना माइनस। नेक्स्ट एंट्री है 5 5 लिख लिया। ये 2 × 2 का डिटरमिनेंट कैसे निकलता है, 2 होगा इससे मल्टीप्लाई 8 आ गया, 1 होगा इससे मल्टीप्लाई 7 आ गया, बीच में लगाना है माइनस। फिर लिखा 3, ये 2 होगा इससे मल्टीप्लाई, ये होगा इससे मल्टीप्लाई, तो 0 - 0 हो गया। पहली एंट्री कैलकुलेट कर ले, 0 आ गई, ये आ गई 5 × 1, और ये लास्ट में फिर से 0 आ गई, तो आंसर इसका आ गया -5। इस क्वेश्चन में डिटरमिनेंट कितना आ गया बेटा, -5 आ गया। ठीक है प्रिंस, ठीक है प्रिंस, एक लंबी सांस ले। पहले ये देख बेटा मैंने पढ़ाया क्या, ध्यान से स्क्रीन को देख ले, कॉपी कुछ नहीं करना, बस तू स्क्रीन पे अच्छे से देख। देख लिया? अभी थोड़ी स्पीड पकड़नी है ना, सिलेबस ज्यादा है, टाइम कम है। यस सर। डेटा भी काफी सारा रहता है भाई। इसको मिनिमाइज कर लेते हैं, ठीक है, और इसको ले जाते हैं नीचे। 1 मिनट चाहिए। इसके साथ एक साइंस सिस्टम भी उठा लेते हैं। देखो, अभी हमने प्रिंस पहले क्या किया था बेटा, जब हमने डिटरमिनेंट निकाला था ना, तो हमने बाहर क्या लिखा था, बाहर हमने लिखी थी पहली रो की एंट्रीज। इस बार मैं क्या करूंगा, इसको पकड़ूंगा, इस बार मैं सेकंड रो की एंट्री को बाहर लिखना चाहता हूँ। तो फिर कैसे डिटरमिनेंट निकालेंगे, देख बेटा, ये डिटरमिनेंट का साइन हो गया, तो सेकंड रो की पहली एंट्री कितनी है, 2, पहले मैंने 2 लिख दिया। अब इस 2 के कोरस्पॉन्डिंग इसको हाइड कर दो और इसको हाइड कर दो, तो जो 4 एंट्री बच गई तुम्हें नजर आई रही उनको लिख लो, 5 3 0 4, ठीक है, इसका डिटरमिनेंट। अब जो सेकंड रो है बेटा, जो हमने सेकंड रो पकड़ रखी है, इस सेकंड रो के अंदर नेक्स्ट एंट्री कितनी है, 0 है, तो बाहर कितना आएगा, 0 आएगा। अब इसके कोरस्पॉन्डिंग वाला डिटरमिनेंट लिखो या ना लिखो फर्क नहीं पड़ता, बट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के लिए मैं लिख देता हूँ। ये हाइड हो जाएगा और ये हाइड हो जाएगा। 4 एंट्री कौन सी बचेंगी, ये बचेंगी आपकी 1 3 7 4। ऑल दो 0 के साथ अगर ये डिटरमिनेंट आ रहा है तो इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, आंसर तो 0 ही आना है। मैं तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के लिए लिख के दिखा रहा हूँ, ठीक है बेटा, ठीक है। अभी हमने कौन सी रो पकड़ रखी है, सेकंड रो पकड़ रखी है। सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट कितना है, 1 है। अब 1 के कॉरस्पॉन्डिंग चीजें हाइड करो, मन में हाइड कर सकते हो आप। तो कौन से 4 एंट्री बच्चे आपको नजर आ रही होंगी, वो है 1 5 7 0, ठीक है बेटा। अब इनके आगे जो प्लस माइनस लगना है वो डिसाइड करेगा ये साइन सिस्टम, ठीक है। कहता है अगर सेकंड रो की एंट्री यूज करोगे तो सबसे आगे वाली के आगे माइनस लगाओ, फिर प्लस लगाओ, फिर माइनस लगाओ। समझ में आ रहा है अभी इसका क्या यूज है, यस। ठीक है। अब डिटरमिनेंट निकालना है तो सेकंड रो से दिखाया ना, ऐसे ही अब तुम किसी भी रो से निकालो, किसी भी कॉलम से निकालो, सेम प्रोसीजर है। मैं भी एक दो बारी और करके दिखाऊंगा, चिंता मत करो। तो यहाँ पे क्या होगा, बाहर तो ये -2 हो गया, चलो इसे ब्रैकेट में ले लिया। इस डिटरमिनेंट को वैल्यूट करेंगे तो आएगा 20 - 0। फिर इसको तो 0 लिख दो, इसे कैलकुलेट करो ही मत, फायदा ही नहीं है। लास्ट में कितना हो जाएगा, लास्ट में हो जाएगा 1 0 - 35, ठीक है। ये कितना हो गया आपका -40, ठीक है। ये -40 हो गया, लास्ट में हो गया +35। ये कैलकुलेट होकर कितना हो गया, -5, ठीक है बेटा। ये आपका डिटरमिनेंट निकल गया, समझ में आई बात। चलो इसको एक बार देख ले प्रिंस, आता है इसमें -5 पहले। अब आप प्रिंस एक चीज नोटिस करो, हमने ये वाला जो डिटरमिनेंट निकाला, इसको हमने क्या करा, इसमें हमने बाहर क्या लिखा, सेकंड रो की एंट्री। इसको एक्चुअली हम बोलते हैं एक्सपेंडिंग अलोंग R2। एक्सपेंडिंग अलोंग R2 का मतलब क्या हो गया कि हमने R2 की एंट्री बाहर लिखी। डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना है, -5। चेक करो पहले भी -5 ही आया था, तो डिटरमिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता। तो अब एक नेचुरल सा डाउट आता है, सर हमें डिटरमिनेंट फिर कहां से निकालना है। भाई जहां से तुम्हें अच्छा लगे वहां से निकाल लो, ठीक है ना। ये हमने क्या करा था, एक्सपेंडिंग अलोंग R1 किया था। यहाँ पे पहले हमने R1 के अलोंग निकाला था, बाद में हमने R2 के अलोंग निकाला। तो तुम इसमें क्या कर सकते हो, किसी के भी अलोंग निकाल लो, मतलब बाहर तुम R1 की एंट्री भी लिख सकते हो, R2 की भी लिख सकते हो, R3 की भी लिख सकते हो, प्रोसीजर सेम रहेगा। साइंस सिस्टम हमने बना के दे रखा आपको, येलो कलर से लिख दिया, इसका यूज करो, सब कुछ हो जाएगा। अब अलग अलग तरीके से फिर सीखना क्यों है, जब आंसर हर जगह सेम ही आना है, तो फिर R1 R2 R3 से निकालना सीखना क्यों।
तो अब मैं आपको बताता हूँ उस चीज को समझना है आपने। देखो समझने वाली बात है, उस पर काम करते हैं। R3 से तो निकाल लोगे ना प्रिंस, अब R1 R2 समझ आएगा, R3 से निकल हाँ जाएगा। जी सर, यस। ठीक है, अब ना मैं इसमें क्या करूंगा, इसको C2 से निकाल के दिखाऊंगा तुम्हें। उसमें एक हमें बेनिफिट नजर आ रहा होगा, अभी देखो, अभी समझ में आएगा। देखो इसमें क्या है प्रिंस, अगर आप ध्यान से देखो तो जो C2 है, मतलब कॉलम 2 जो है, इसमें ना 2 जीरो है। ये जो 2 जीरो ही हमारा काम बड़ा आसान कर देगी, है ना। इसमें क्या होगा, देखो अगर मैं डिटरमिनेंट निकालता हूँ बेटा, मान लो मैं डिटरमिनेंट निकालता हूँ, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि मैं एक्सपेंडिंग अलोंग कर रहा हूँ किसके, C2 को। एक्सपेंडिंग अलोंग C2, एक्सपेंड का मतलब क्या था, खोल दें। तो C2 की पहली एंट्री कितनी है, 5 है। अब इसकी कोरस्पॉन्डिंग हाइड वगैरह कर लो, चलो ये हाइड हो गया, ये हाइड हो गया, ठीक है। क्या बच गया आपका, जो बच गया उसको लिख लो, क्या है, 2714। अब तुम दिमाग लगाओ प्लीज, आगे की एंट्री तो जीरो है ना, उसको लिखने का कोई फायदा, सोचो एक बारी, कोई फायदा। मान लो जीरो के नहीं। कॉरस्पॉन्डिंग लिखते हो, कोई फायदा नहीं, जीरो के कॉरस्पॉन्डिंग। तो इसलिए क्या है कि अलग अलग रो, अलग अलग कॉलम से डिटरमिनेंट निकालना आना चाहिए, और हमें हमेशा डिटरमिनेंट वहां से निकालना चाहिए जहां पे कम से कम एक जीरो हो, क्योंकि उससे क्या होगा, हमारा एक स्टेप कम हो जाएगा। अब हमें इनको लिखने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ से हमें कुछ मिलेगा नहीं। अब अगर आप इस डिटरमिनेंट को R1 के लॉन्ग निकालते हो और C2 के लॉन्ग निकालते हो, तो ऑब्वियसली आपको जल्दी आंसर कहां से मिलेगा, C2 से मिलेगा, क्योंकि C2 में आपको एक ही स्टेप लिखना है, बाकी दो तो लिखने ही। अब इसको कैलकुलेट कर लो। मुद्दा ये आता है, इस 5 के आगे अब साइन कौन सा आएगा, तो भैया ये लिखा ना साइन सिस्टम, हम कॉलम 2 में है ना, तो कॉलम 2 में सबसे पहले क्या आएगा, माइनस आएगा, यहाँ माइनस लगा दो। बोलो बात समझ में आ रही है, यस सर। ठीक है। बस इसको कैलकुलेट कर ले, अब काम खत्म, आएगा आंसर वही, वो मैं तो कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ। बाहर है -5, अंदर कैलकुलेट कर ले, ये इससे मल्टीप्लाई कितना हो गया, 8 हो गया, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया कितना हो गया, 7 हो गया। तो तुम चेक कर लो, -5 × 1 कितना होता है, -5। अब ये चीज हमारा जल्दी निकल गया, तो समझ में आया। एक 3x3 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कितने तरीके से निकल सकता है, 6 तरीके से, 3 अलग अलग रो से और 3 अलग अलग कॉलम से। मैंने तुम्हें 3 तरीके से करके दिखा दिया, बाकी तुम्हें करना है करो, नहीं करना कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, आप किसी भी रो, किसी भी कॉलम से आप निकाल सकते हो, और हमेशा डिटरमिनेंट कहां से निकालना है, जहां पे एटलीस्ट 1 जीरो हो। वहां से क्या होगा, आपका कम से कम एक स्टेप तो खत्म होगा ना, एक स्टेप तो कम हो जाएगा आपका। हमेशा ऐसी जगह से निकालना है, ठीक है प्रिंस। तो ये बेटा डिटरमिनेंट हो गया कि एक मैट्रिक्स का हम लोग डिटरमिनेंट ऐसे निकालते हैं। क्लियर, समझ में आ गई बात, ठीक है। चलो अब छोटी छोटी सी चीजें हैं, उनको आप चलो मान लो कि एक मैट्रिक्स है ए, ये है मान लो 1 2 3 4। इसका डिटरमिनेंट तो हम निकाल ही सकते हैं, जो आओ उसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। तो इसका डिटरमिनेंट कितना आएगा, 4 माइनस कितना आ गया, -2, ठीक है। अब मैंने क्या करा, मैंने मान लो इस मैट्रिक्स में ना 3 से मल्टीप्लाई करा, ये मैट्रिक्स कितना हो गया, 3 हो गया, ये हो गया 3 6 9 और 12, ठीक है। अब इसका जब 3a का तुम डिटरमिनेंट निकालोगे ना, तो देखो डिटरमिनेंट कितना आएगा, 12 3 36, ठीक है, और 6 9 54, क्लियर। इसको माइनस कर लो, 14 में से 6 गए 8 हो गया, ये आ गया -18। अब इस -18 का इससे लेना देना क्या, तो लेना देना में तुम्हें समझ में आएगा। इस -18 को ऐसे लिख सकते हो, 9 × -2 बोलो, समझ में आ रही। यस सर। और ये जो 9 है, अब इसका 9 का क्या लेना देना है, इसको 3 को देखो, 3 को, ये 3 देखो, 9 देखो, उसको मैं 3 स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ना एक सिस्टम होता है डिटरमिनेंट के अंदर, बहुत सारी प्रॉपर्टियों के बाद ये कहानी समझ में आती है। मैं तो तुम्हें जुगाड़ से शॉर्टकट तरीका समझा रहा हूँ, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर देना है। कहने का मुद्दा ये है, मान लो अगर आपको कोई मैट्रिक्स का अगर डिटरमिनेंट दे रखा है, वो आपको ये कह सकता है कि हमने इस मैट्रिक्स को ना से 3 से मल्टीप्लाई कराया, ये बताओ अब डिटरमिनेंट क्या होगा। जैसे मान लो मैंने ना एक क्वेश्चन दिया, मैंने बोला डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना है, -2 है। फिर मैंने बोला ये बता डिटरमिनेंट ऑफ 3a कितना होगा, तो आप तो ये बोलोगे सर मैट्रिक्स तो दे दो, मैट्रिक्स की जरूरत ही नहीं है। इसका आंसर कितना होगा, 3 स्क्वायर × -2, कितना आ गया, -18। मैट्रिक्स की जरूरत है नहीं। अब मान लो एक डिटरमिनेंट है जिसका वैल्यू 5 आ गया, तो मैंने बोला ये बता डिटरमिनेंट ऑफ 2a कितना आएगा, तो क्या होगा, वो 2 स्क्वायर × 5 होगा, तो कितना आ गया, वो 20 आ गया। बोल बात समझ में आ रही है। अब इसके पीछे भी छोटी सी और कहानी है, वो भी सुन लो, उसको आप आराम से समझ लो, आपको अभी सारी कहानी क्लियर हो जाएगी। ये नोट ये है, इस सिर्फ कॉपी इसी को करने, जो मैं नोट दे रहा हूँ इसी को कॉपी करना, बाकी को कॉपी नहीं करना। देखो डिटरमिनेंट ऑफ के का मतलब यहाँ पे क्या, कोई भी कांस्टेंट जिससे मल्टीप्लाई करा रहे, वो हमेशा इक्वल होता है k की पावर n × डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब ये n कहां से आ गया पिक्चर में, बता रहा हूँ, वेयर n क्या है, n है ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स
स्क्वायर मैट्रिक्स ए। अब इसको समझ लेते हैं। देखो, जब तुम्हारा क्वेश्चन आएगा ना एग्जाम में, वो कुछ ऐसे है, वो बोलेगा लेट ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2 एंड डिटरमिनेंट ऑफ ए, मान लो उसने आपको 5 दे दिया, वो कहेगा देन फाइंड, बोलेगा फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ, मान लो आपको बोल दिया उसने 3a निकाल, तो इसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे? ऊपर वाला फॉर्मूला देख बेटा जो येलो कलर से लिखा है कोई, ठीक है, देख लिया, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए दिया, डिटरमिनेंट 3a निकालेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 3 की पावर कितनी आएगी ये बता बेटा, 3 की पावर कितनी आएगी बोलो? 3 की पावर n आएगी, तो यहाँ पे n का काम कौन कर रहा है? 2 कर रहा है, यहाँ कितना आ जाएगा? 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर कितना हो गया? 9, और डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 5, तो इसका आंसर हो गया 45। समझ में आया प्रिंस? बात पहले पड़ी, ठीक है। तो एक्चुअली क्या होता है ना कि एक मैट्रिक्स के ऑर्डर पे डिपेंड करता है कि इसकी पावर कितनी चढ़ेगी, ठीक है। अब मान लो इसी क्वेश्चन में थोड़े से अगर हम अमेंडमेंट कर दें, मान लो हमने एक नया क्वेश्चन बना लिया, हमने बोला एक क्वेश्चन और बनाया, हमने बोला लेट ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3, इस बार मैंने ऑर्डर कितना कर दिया? 3 कर दिया, मैंने बोला एंड लेट, ये जो डिटरमिनेंट ऑफ ए है वो मान लो 3 है, फिर मैंने बोला फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ 2a, ये बोला, मैंने बोला ये निकाल के दो, तो ये कैसे निकलेगा प्रिंस? बड़ा सिंपल है, पहले तो डिटरमिनेंट ऑफ 2a तो मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर कितनी, ये बताओ 2 की पावर कितनी आएगी? जितना ऑर्डर है, वेरी गुड, यहाँ 3 आ गया, 2 की पावर 3 कितना हो गया? 8, और डिटरमिनेंट ऑफ a कितना है? यहाँ पे 3 दे रखा है, तो 3 अट्ठे 24, तो यहाँ पे इसका आंसर कितना आ गया? 24 आ गया। समझ गए? तो ये 1 मार्कर क्वेश्चन के अंदर आता है। मेन मुद्दा ये है कि आपको ये जो हमने लिखा है ना नोट, इसको याद कर लेना है, नीचे दो मैंने आपको जो एग्जांपल्स दिए इसको आप 2 को कॉपी कर लेना, ठीक है। तो ये आपका डिटरमिनेंट क्या होता है उस पर बेस कुछ एक छोटा मोटा क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया, इसको अच्छे से याद कर, क्लियर हो गई बात? तो ये हो गया दूसरा, नेक्स्ट नोट, छोटी छोटी चीजें, इसको जो मैं नोट लिख रहा हूँ इसको याद कर लेना। डिटरमिनेंट ऑफ मान लो a इंटू बी, तो बेटा ये इक्वल होता है डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू डिटरमिनेंट ऑफ b के, ये याद कर लेना। ए बी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट a और b के डिटरमिनेंट के इक्वल होता है, ठीक है। तो एक ये प्रॉपर्टी होगी, दूसरी अभी प्रॉपर्टी जो लिखवाई थी उसको वापस, मान लो कि कोई कांस्टेंट है, a है b है, ऐसे 3 चीजें दे दो, तो k तो कांस्टेंट है, तो इसको k को भले तुम a के साथ ले लो b के साथ ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, मान लो मैंने a के साथ ले लिया, तो फिर ये ऐसे ब्रेक होगा बेटा, और फर्दर ये कैसे ब्रेक होगा? ये जो k a है इसको तो हम ऐसे लिखेंगे k की पावर n डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू b, समझ गए? ये n का मतलब तुम्हें पता है यहाँ क्या है, n का मतलब क्या? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के। ऐसे केसेस में क्या होता है, a और b दोनों का ऑर्डर भी सेम होता है, ध्यान रखना, a और b दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम रहेगा, अलग अलग नहीं होगा, क्योंकि डिटरमिनेंट किसका निकलता है? स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है, या तो a और b दोनों 2x2 होंगे या 3x3 होंगे, इससे बड़े नहीं रहेंगे आपको, ठीक है। समझ में आ रही बात है? ये छोटे छोटे से फॉर्मुलाज है जो आपके जब क्वेश्चंस करोगे तो धीरे धीरे आपके क्लियर हो जाएंगे, बाकी इनको याद कर लो और कुछ नहीं करना ज्यादा, ठीक है। इतना समझ में आ गया फ्रेंड्स? यस सर। ठीक है, अब एक थोड़ी लंबी सांस ले ले क्योंकि काफी कुछ करा दिया मैंने, अब मैं ये देखता हूँ और मुझे क्या करना है, ठीक है। देखो, कुछ चीजें मैं आपको वो बताने वाला हूँ जो एक्चुअली इस साल सिलेबस से कट गई है, बट स्टिल उसके ऊपर ना क्वेश्चंस आ रहे हैं। वो क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं? आप उसको बिना प्रॉपर्टी के भी यूज कर सकते हो, निकाल सकते हो, बट दैट विल टेक टू मच टाइम, टाइम आपका ज्यादा लगेगा, तो कुछ चीजें आप और नोट डाउन में ले सकते हो, ठीक है ना। एक तो जैसे ये कि जैसे ए ट्रांसपोज आपको याद होगा, ये ट्रांसपोज करके पढ़ा था आपने, ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स पढ़ा था ना, और एक ए हो गया, किसी ए मैट्रिक्स का ये ए ट्रांसपोज, दोनों का ना डिटरमिनेंट सेम ही आता है। मान लो एक मैट्रिक्स है जिसका आपने ट्रांसपोज कर लिया, उसका और ए का डिटरमिनेंट सेम आएगा, उसको याद रखना, ये प्रॉपर्टी होती है डिटरमिनेंट्स के अंदर। एक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल लो और उसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट निकाल लो, बेटा ये दोनों कैसे आते हैं? सेम आते हैं, ठीक है प्रिंस? ये चीज क्लियर होगी आपको? इसको आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो, कोई भी एक मैट्रिक्स ले लो आप, चलो चलो हम करते हैं, मान लो 1 2 3 4 एक मैट्रिक्स ले, इसका अगर मैं डिटरमिनेंट निकालता हूँ तो इसका डिटरमिनेंट कितना आएगा? -2 चेक मान में कर सकते हो। अब अगर मैं इसका ए ट्रांसपोज करता हूँ तो इसका ट्रांसपोज आएगा 1 2 3 4 ऐसे आएगा। अब तुम इसका डिटरमिनेंट निकाल के देख लो, ये इससे मल्टीप्लाई होकर 4 आया, ये इससे मल्टीप्लाई होकर 6 आया, माइनस करो, देखो अभी भी डिटरमिनेंट
सेम ही आ रहा है, तो ट्रांसपोज करने से डिटरमिनेंट पे इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये आपने बात याद रखनी है, नोट कर ली, इसको याद कर ली। अब और कुछ चीजें सीखो जो स्टिल डिलीट हो चुकी हैं, बट उसको पढ़ने से फायदा होगा क्वेश्चन करने में। ठीक है, मान लो बेटा कोई भी ना एक मैट्रिक्स है, जैसे मान लो ये 1 है, 2 3 4 5 6 7 8 9। सिंस आपने ना एक टॉपिक पढ़ा था जो आप कह रहे थे मुझे समझ नहीं आया, ट्रांसपोज मैट्रिक्स पढ़ा था ना, थोड़ा बहुत देखा था, आइडिया तो ही गया होगा क्या चीज है। उसमें कुछ एलिमेंट्री रो ऑपरेशन करके चीजें आपने देखी है ना। तो अब आप ध्यान से Yes. सुनो, एक ना ऑपरेशन होता है, जैसे मान लो आर आई गोज टू आर आई ए टाइम्स ऑफ आर जी, जहाँ पे आई जे के इक्वल नहीं होता एंड के का वैल्यू 0 नहीं होता। अब ये देख के तो पल्ले नहीं पड़ता है लिखा के, तो अभी तुम्हारे सब कुछ पल्ले पड़ जाएगा, तुम देखते रहो। मान लो कि मैंने क्या करा, मैंने बोला कि ना जो R2 है उसमें मेरा मन है कुछ पंगे लेने का। तो देखो अगर यहाँ पे आर आई लिखा तो यहाँ पे भी आर आई लिखा, मतलब सेम लिखना है। अगर यहाँ R2 लिखा तो यहाँ पे भी मैं क्या लिखूँ फ्रेंड्स, R2 ही लिखूँ। ठीक है, क्लियर है। अब मेरा क्या हुआ, मेरा मन करा कि मैंने ना R1 में ना 3 से मल्टीप्लाई कराना है और ऐड कर देना, R1 को 3 से मल्टीप्लाई कराना है, R2 में ऐड कर देना। अब ये है क्या चीज, इससे होगा, इससे फायदा क्या है, तो अभी तुम्हें सारी कहानियां समझ में आ जाएगी, चिंता मत करो। देखो देखते रहो बस, नीचे ध्यान से देखोगे सारी चीजें अपने आप ही क्लियर हो जाएगी। ठीक है, इसको छोटा करो, इसको भी छोटा करो, देखते रहो, तुम्हारा को सब कुछ समझ में आएगा, बस थोड़ा पेशेंस रखो। यहाँ पर क्या है, पहले तो इस चीज को समझो, जो R2 लिखा है बीच में जो एरो लिखा है, इसका क्या मतलब है, ये कह रहा है R2 में मुझे चेंज करना है। R2 गोज टू पढ़ेंगे, इसे क्या पढ़ेंगे, R2 गोज टू, मतलब R2 जा रहा है इसकी तरफ, या R2 को हम बदल रहे हैं इससे। तो इसका क्या मतलब है, अभी सारा को समझ में आ जाएगा, देखते रहो बस। ठीक है, हम क्या करेंगे, ये जो मैट्रिक्स है इसमें हम R1 को लिख लेंगे, मतलब रो 1 को लिख लेंगे, और रो 3 को लिख लेंगे, रो 2 को हम ब्लैंक छोड़ देंगे, इसकी जगह हमने कुछ नहीं लिखना क्योंकि रो 2 चेंज होनी है। अब जैसे यहाँ वाली एंट्री है, यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा वो ये फॉर्मूला बताएगा। इधर की पुरानी एंट्री कितनी थी, चेक कर लो, 4 थी, तो मैंने यहाँ पे 4 लिखा, प्लस 3 टाइम्स ऑफ 4 के कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू, मतलब यहाँ की कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी है R1 में, वो कितनी है, 1 है। इसको कैलकुलेट कर लो, कितना आ गया, 7 आ गया। इसका मतलब प्रिंस यहाँ पर नई एंट्री 7 आ जाएगी। बोलो बात समझ में आई, दूर देखो समझ में आई। अब मुझे यहाँ पर एंट्री चाहिए, क्या आएगी, पहले तो देखो यहाँ की पुरानी एंट्री कितनी थी, वो थी 5, यहाँ पर मैंने लिखा 5 प्लस ये 3 कहाँ से आया, बिकॉज ऑफ ऑपरेशन, इनटू R1 में इसके कोरस्पॉन्डिंग एंट्री कितनी है, 2, उसको लिखा, इसको कैलकुलेट करा, आंसर आया 11। तो अब ये जो नई एंट्री है यहाँ पर, ये 11 है, कितनी आएगी फ्रेंड्स, 11 है। 11. ठीक है, नेक्स्ट एंट्री मन में सोच के बता सकते हो कितनी आएगी, देखो देखो, पुरानी एंट्री कितनी है, 6, 3 इंटू 6 की कोरस्पॉन्डिंग एंट्री कितनी है, 3, कितना आ गया, 15 आ गया। यहाँ पर कितना आएगा, 15 आएगा। समझ आई बात, समझ आई बात Yes. फ्रेंड्स। तो इस हाँ जी तरीके सर. से ना हम ऑपरेशन लगा सकते हैं रो के अंदर, जैसा हमने काम रो में किया ऐसा ही सेम काम हम कॉलम के अंदर भी कर सकते हैं। देखो ये जो चीज मैंने करी बेटा, ये इतनी इजी नहीं है कि एकदम से समझ में आ जाए, इट टेक्स टाइम, इट टेक्स प्रैक्टिस, ये इतनी जल्दी नहीं आती है, बट आपके पास टाइम नहीं है, हमें थोड़ा सा स्पीड पकड़नी पड़ेगी। कोई बात नहीं, क्वेश्चन करते करते थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाएगा। ऑल दो ये टॉपिक डिलीट हो चुका है, फिर भी क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस में आपकी हेल्प करेगा, आंसर जल्दी ले आएगा। ठीक है ना। अब ध्यान से सुनो, देखो अगर हम किसी भी मैट्रिक्स में, जैसे मैंने एक ही मैट्रिक्स था, एक ही मैट्रिक्स था, मैंने बीच में क्या करा, ये ऑपरेशन अप्लाई कर दिया। आप इस वाले मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल लो, अगर मान लो स्टार आ रहा है तो इस वाले मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट भी स्टार ही आएगा, दोनों का आंसर सेम आएगा। ये कैसे हो सकता है, यही होता है, इसलिए पढ़ा रहा हूँ। कहने का मतलब क्या है कि अगर आप ये ऑपरेशन लगा देते हो किसी भी मैट्रिक्स के ऊपर, तो उसके डिटरमिनेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, उसके डिटरमिनेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये इसलिए करा रहे हैं। ठीक है, कुछ बात समझ में आ रही है। तो ये प्रॉपर्टी है, अगर आप इसको किसी मैट्रिक्स के ऊपर अप्लाई करते हो तो उसके डिटरमिनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम ही रहता है। ये बात आपने याद रखनी है।
तो इसको मैं अलग से नोट डाउन कराता हूँ, ये थोड़ा सा आप लिख लेना, अलग से नोट डाउन मैं करवा देता हूँ आपको। नोट में क्या है, इफ वी अप्लाई RI goes to RI k टाइम्स ऑफ RJ, जहाँ पे I और J कभी इक्वल नहीं होते, मतलब दो रो ये सेम नहीं होती, अलग होता है, k का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होता, ठीक है ना। अगर आप ये अप्लाई करते हो एंड या और करके लिख लो, जैसे कभी कभी तो रो का ऑपरेशन लगाना पड़ता है, कभी कभी कॉलम भी लगाना पड़ जाता है, तो प्रोसीजर सेम है लगाने का। वो क्वेश्चंस करवाएंगे ना तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, चिंता मत करो। तो I और J इक्वल नहीं है और k का वैल्यू 0 नहीं है। इफ वी अप्लाई इनमें से कोई भी एक ऑपरेशन, देन there is no change in the value of determinant, ठीक है। डिटरमिनेंट की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये आपको याद कर लेना, ठीक है। ऑल दो ये कट चुका है फिर भी पढ़ाया है क्योंकि इसकी जरूरत है, ठीक है बेटा, समझ आ गया, क्लियर है प्लीज। हाँ जी सर। एक काम भी कर सकते हो आप, चाहो तो इन दोनों का डिफरेंट निकाल के भी दे सकते हो, थोड़ा सा माइंड में चीज को याद रखने के लिए करके देख सकते हो। थोड़ा सा हार्ड वर्क करके चलना बेटा, तभी हो पाएगा, नहीं तो होगा नहीं, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो ये कुछ डिटरमिनेंट का अभी तक मैंने आपको पढ़ा दिया, अब हमको आगे बढ़ना है, ठीक है, अब हमें थोड़ा सा और आगे बढ़ना है। देखो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो बहुत लंबा टॉपिक है प्लीज, ये बहुत टाइम लेने वाला है, ठीक है ना। तो उसकी तरफ देखो, टॉपिक हमारा हैशटैग माइनस कोफैक्टर्स, माइनस कोफैक्टर्स एडजॉइंट ऑफ ए, इसको इन शॉर्ट हम लोग ऐसे लिखते हैं ADJ ब्रैकेट में ऐसे, ठीक है, एडजॉइंट। इतनी बड़ी स्टेटमेंट की जगह हम लोग ये सिंपल सा लिख देते हैं एडजॉइंट एंड एक टॉपिक और करेंगे, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। इतना बड़ा लिखने के बजाय हम लोग ऐसे लिख देते हैं एक ही और माइनस, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें टाइम लगेगा बेटा, तो शुरू कर लेते। टाइम खराब करने के लिए भी वहां पर टाइम तो है नहीं वहां पर खराब करने के लिए टाइम नहीं क्या है। तो चलो अभी हमारा टॉपिक क्या है, हम आज पढ़ेंगे माइनर्स, कोफैक्टर, एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ये सारा का सारा कनेक्टिविटी इस एग्जांपल से आ जाएगी, एग्जांपल नंबर 20, इसको आप ध्यान से देखो, ठीक है। अब करना क्या है इसमें, ये हमारा डिटरमिनेंट दे रखा है, इसको हम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लेंगे, तो देख के लिख लेते हैं, ठीक है। ये मान लो एक हमारा मैट्रिक्स दे रखा है, एग्जांपल 22 का हमने मैट्रिक्स उठाया, बस इसी से सारे टॉपिक कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है बच्चे। तो मैट्रिक्स लिख लेते हैं हम, वो है 2 6 यहाँ पर 1, फिर -3 0 और ये 5 है, and then 5 4 -7, ठीक है। ये हमारे एक मैट्रिक्स हो गया। इसमें अब हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले सीखते हैं माइनस कैसे निकालते हैं, बहुत इजी होते हैं, माइनस में कुछ भी नहीं है, लेकिन एक के बारे में सुनने में देखो बेटा याद हो जाएगा। माइनस, देखो माइनस के अंदर क्या होता है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं m से, तो M11 M12 M13 ऐसी कुछ चीजें होती है, अभी समझ में आ जाएगा तो सारा कुछ। ऐसे ही M21 M22 M23, ये हमें कुछ कंटेंट्स निकालने हैं। अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा ये कहाँ तक जाने वाला है, अपने आप समझ में आया था। M31 M32 M33, ये हमें टोटल 9 आइटम्स निकालनी है और सबको निकालने का प्रोसीजर सेम है, कुछ करना नहीं है। देखो क्या करना है, पहले तो तुम याद करो 1 1 का मतलब क्या होता है। 1 1 का मतलब होता है ये वाली पोजीशन, मैट्रिक्स में समझाई थी। आपको करना क्या, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये हाइड कर देना है और ये हाइड कर देना है। तो 4 एंट्री तुम्हें बची हुई नजर आ रही होंगी, उसको लिख दो 0 5 यहाँ 4 -7। इसका क्या करना है बेटा, डिटरमिनेंट निकाल लेना। इसका डिटरमिनेंट कितना आ गया, -20। तो ये क्या निकल गया प्रिंस, ये क्या निकल गया, M11 निकल गया। कोई दिक्कत, समझ में आ गया होगा आराम से, ठीक है। हाँ जी सर। अब बात करते हैं M12 की, तो 12 का मतलब क्या है, ये वाली पोजीशन। 12 का मतलब क्या है, ये वाली पोजीशन। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग बेटा ये हाइड कर दे और इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये हाइड कर दे, तो जो 4 एंट्री बची है वो लिख ले।
6 4 1 -7, इसका डिटरमिनेंट निकाल ले। 6 सत्ते 42 -4 क्या हो गया मेरा पुत्र 46, ठीक है, तो ये भी निकल गया। अब यही सेम प्रोसीजर तेरे को M33 तक लेके जाना है, सेम प्रोसीजर एक और निकाल लेते, इसलिए ना मैंने पूरा नहीं करवाया। तुम क्या करना है, इसके बाकी सारी एंट्री खुद निकाल लेना, मैं को निकाल देता हूँ। और आंसर इसका आप कहाँ से देख लोगे, एग्जाम्पल 22 से। टाइम सेव करना है ना, ओके। थोड़ा सा स्पीड हाँ जी पकड़ेंगे सर। तभी काम बनेगा। तो M33 की अगर बात करें तो उस सॉरी M13 की अगर बात करें तो 13 पोजीशन ये, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये हाइड हो गया, ये हाइड हो गया, 4 एंट्री तुम्हें नजर आ रही होंगी 6015। इसका डिटरमिनेंट निकाल लो, तो ये कितना आ गया 30 आ गया, समझ गए। 6 पंजे 30 और ये तो 0 ही हो गया, समझ गए फ्रेंड्स। इस तरीके से आपको माइनस निकालने हैं, ये सारे माइनस आप पहले खुद निकाल लेना, ठीक है। प्रोसीजर आपको समझ में आ गया, आप आंसर अपने यहाँ से चेक कर सकते हो, ठीक है। देखो हमारा -20 -46 चेक करो, ये सब आए -20 -46, कितना है 30, देखो 30 आया हुआ। तो ऐसे ही सेम प्रोसीजर, कुछ अलग नहीं है, यही करना है। तो ये क्या निकल के तेरे माइनस का टॉपिक खत्म हो, तो इसलिए मैं कहता कर ले, मुश्किल नहीं। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है कोफैक्टर्स का, इसका आता है कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स तो और भी ज्यादा आसान है। कोफैक्टर्स के लिए देखो 2 टाइप की नोटेशन यूज होते हैं, सुन लो। इसमें भी टोटल 9 आइटम्स लिख लेंगी, C11 C12 C13। तो तुम्हें पता लग गया होगा कौन सी 9 आइटम निकलेगी। नेक्स्ट निकलेगी C21 C22 C23, कहाँ तक जाएंगी 33 तक, ठीक है। तो C31 C32 एंड C33। अब ये कोफैक्टर कैसे निकलेंगे, पहली बात तो इस C11 की जगह हम कैपिटल A11 भी लिख सकते हैं, तो ये लिखो या ये लिखो एक ही बात है। कुछ जगह पे कैपिटल A11 लिखा मिलेगा तुम्हें, कुछ जगहों पे तुम्हें C11 लिखा मिलेगा, दोनों याद रखने। कैपिटल A11 लिखा है तो भी मान लेना कोफैक्टर की बात चल रही है, C12 लिखा है या कैपिटल A12 लिखा है तो मान लेना वो भी कोफैक्टर ही है। कोफैक्टर में C भी यूज होता है, A भी यूज होता है, ये तो वही नोटेशन की बात। अब हम बात करते हैं कोफैक्टर निकलेंगे कैसे, कोफैक्टर कैसे निकलेंगे उस मुद्दे पे बात करते हैं, ठीक है। तो बड़ा आसान होता है, आपका मान लो कोई भी एक कोफैक्टर है AIJ, जा रहा है, एक मिनट यार वेट करो, मेरी डॉक्टर हो रही। देखो कोफैक्टर ना कुछ नहीं है, बड़ी सिंपल चीज है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो जैसे मान लो तुम्हें कोई भी AIJ निकालना है या CIJ की बात है, तो इसका फॉर्मूला होता है -1 की पावर I प्लस J मल्टीप्लाई बाय MIJ। तो सर ये क्या कुछ भी है, कोई समझ में आए जैसे मान लेते को A11 निकाल या C11 एक ही बात है, तो तुम फॉर्मूला लगाओगे -1 की पावर 1 + 1 इंटू M11। ये -1 की पावर, ये तो इवन हो गया ना, 1 + 1 इवन होता है, तो -1 की पावर इवन तो खत्म हो गया। तो क्या समझ में आया, A11 किसके इक्वल आ गया M11 के। तो जो भी M11 की मतलब माइनर की जो भी हमारी वैल्यू आई थी वो लिख देंगे। इस केस में हमारी कितनी आई थी वो देख लेते हैं, वो आई थी हमारी -20। तो कैपिटल A11 का वैल्यू भी कितना हो गया, -20 ही हो गया। बोल प्रिंस बात समझ में आई कि नहीं आई। यहाँ पर हमने कितना लिख देते हैं, -20 लिख देते हैं। अब तो दिमाग लगाओ, अगर मान ले तेरे को ये निकालना है कैपिटल A12 या C12 एक ही बात है, तो आप क्या लिखोगे -1 की पावर 1 + 2, साथ में क्या लिखोगे M12। ये तो -1 की पावर क्या होगी, ओड होगी ना, ओड होगी तो -1 आएगा, तो ये हो गया -12। ऊपर आप जाके देख लेना M12 का वैल्यू कितना था, उसको माइनस से मल्टीप्लाई करके लिख देना। मेरे ख्याल से -46 था, तो ये 46 बन जाएगा। कुछ बात समझ में आई, ठीक है। अब एक छोटा सा और जुगाड़ समझ, देख ऐसा ही ये फॉर्मूला बार बार लगाने से हमारा बहुत टाइम खराब होता है, बस तुम्हें फॉर्मूला पता होना चाहिए। पर MCQ में ऐसा क्वेश्चन तुमसे पूछ सकता है, थोड़ा स्पीड में करने के लिए हम ये कर सकते हैं। देखो आप ये देखो, इस फॉर्मूले को मत लगाओ, सिंपल ये देखो इसका सम ऑड है या इवन है। 1-3 का सम क्या आ रहा है, इवन आ रहा है ऑड आ रहा है, इवन है ना, तो ये सीधा सीधा M13 के इक्वल आ जाएगा। इसका सम कैसा आ रहा है, ऑड आ रहा है, तो ये -M21 के इक्वल आ जाएगा। अगर ऑड आएगा तो -1 की पावर, जब ऑड होगी तभी तो माइनस आएगा। इवन -1 की पावर इवन हो जाएगी तो वो तो हट ही जाएगा ना। तो बड़ा सिंपल सा फंडा है, अगर सफिक्स का टोटल इवन है तो वो उसी के इक्वल होगा, और अगर सफिक्स का टोटल ऑड है तो वो फिर उसके नेगेटिव के इक्वल आ जाएगा, -16 आ जाएगा। समझ गए। ऐसे ही यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है मतलब ऑड आ रहा है तो -M32 हो जाएगा। समझ में आ रही बात। तो ये क्या हुआ, ये हो गया कोफैक्टर। माइनर निकालने आया तो कोफैक्टर अपने आप ही आ जाते हैं। माइनर का टॉपिक खत्म, कोफैक्टर का टॉपिक खत्म, ठीक है।
अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, डेट इज कॉल्ड एडजॉइंट। बड़ा आसान है, सिर्फ सुनना ही है, उसमें कुछ भी नहीं करते, ठीक है। तो बात करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। हम इतना लंबा कभी नहीं लिखते, हम लोग लिखते हैं ADJA, और ये ए छोटा बनाना है, बड़ा नहीं बनाना। एडजॉइंट ए क्या होता है, बड़ा सिंपल चीज है बेटा, ऊपर के कोफैक्टर उठा के नीचे लिख दो, बस उसका मैट्रिक्स बना के लिख दो, उसे एडजॉइंट बोलते हैं। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ऊपर से हमने क्या करा, सारे के सारे कोफैक्टर नीचे उठा के मैट्रिक्स में लिखे, मैट्रिक्स में, डिटरमिनेंट में नहीं, मैट्रिक्स में। इसका ट्रांसपोज करने पे हमें एडजॉइंट मिल जाता है। तो इसका ट्रांसपोज कर लेते हैं। ट्रांसपोज में क्या है, A11 मतलब ये जो रो है ये कॉलम बन जाएगी, A11, A12, A13, A21, A22, A23, फिर A31, A32, A33। तो ये जो आया ये एडजॉइंट हो गया। अब जैसे अगर तुम सारे कोफैक्टर निकाल लोगे तो उसकी वैल्यू देख देख के नीचे लिख दो, तुम्हें एडजॉइंट मिल जाएगा। एडजॉइंट क्या होगा, सारी वैल्यू ऊपर से देख देख के डाल दो। A11 देख लेना कितना आया है, ठीक है ना, वो वैल्यू यहाँ पे डाल दो। A12 देख लो कितना आया, डाल दो, सारी वैल्यू देख देख के डाल दो। तो जो मैट्रिक्स बनेगा इस मैट्रिक्स को एडजॉइंट बोलते हैं। खत्म कहानी, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, आप ये बीच वाला स्टेप स्किप करके सीधा सीधा डायरेक्ट ये लिख सकते हो, ठीक है ना। ट्रांसपोज आपको पता ही है, ट्रांसपोज होना ही है। तो पहले आप क्या करो, इन कोफैक्टर्स को पहले ही आप ऐसे करके लिखो, मतलब रो को कॉलम बना के पहले ही लिख लो ना। पहले आप ये लिख रहे हो, बाद में आप ट्रांसपोज कर रहे हो, तो इतना टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। बाकी आपकी मर्जी है, मैंने कॉन्सेप्ट करा दिया, अब आपकी मर्जी है, आप कैसे मर्जी लिखो, ठीक है। समझ में आ गया। वीडियो देखोगे दोबारा तो सारी चीजें रिकॉल हो जाएंगी, टेंशन मत लो कि नोट डाउन नहीं कर रहे हो, जरूरत भी नहीं है। आराम से बैठ के नोट डाउन कर लियो, ठीक है ना, और इतना सुनने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आराम से हो जाएगा। अब एडजॉइंट हो गया, एक टॉपिक और रह गया इनवर्स, वो भी कर ले। कितनी देर लगी है, सिर्फ मात्र 12-13 मिनट लगे, टॉपिक सारे खत्म हो गए। नेक्स्ट टॉपिक आता है इनवर्स ऑफ ए। इनवर्स ऑफ ए को पहले तो हम ऐसे लिखते हैं ए की पावर माइनस। सिंपल सा, तुझे सिर्फ फॉर्मूला याद करना है। इनवर्स ऑफ ए होता है 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट। अब डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना आता है, बस ये फॉर्मूला याद करना और कुछ नहीं करना। अब ए इनवर्स वैलिड कब होगा, वो बड़ी सिंपल सी बात है। देखो अगर ये चीज जीरो हो जाएगी तो वैलिड नहीं हो सकता ना, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए का जीरो होना अलाउड नहीं है। अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो आता है तो उसका मतलब उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, ये ए इनवर्स निकल गया, ठीक है। तो बड़े कूल माइंड होकर दोबारा से सुन ले, इनवर्स ए इनवर्स का फॉर्मूला है ये, ठीक है। अभी मैं ये बताऊंगा इनवर्स होता क्या, थोड़ा सा वो भी जान लेना आपके लिए जरूरी है। बाकी इनवर्स तभी निकल सकता है जब किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या हो, जीरो ना हो, ठीक है ना। ये छोटी छोटी से आपकी बातें हो गई। अब और कुछ छोटे छोटे से नोट्स आप देख लो, ये आप दोबारा से देखना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखो सबसे पहले इफ नोट नंबर 1, अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो है देन ए इज कॉल्ड, एक स्पेशल नाम होता है, इसको बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स, ये थोड़ा सा दूरी का पार्ट आपने याद कर लेना, ठीक है। और इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या आता है, कैसा आता है, नॉन जीरो, देन ए इज कॉल्ड, ए को क्या बोलते हैं, ए इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये छोटी छोटी सी बात है, आपसे पूछ सकता है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए कब एग्जिस्ट करता है, तो नीचे ऑप्शन दे देगा, बोल देगा व्हेन ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो बात ठीक है, क्योंकि डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो नहीं होना चाहिए ना, अभी बताया डिटरमिनेंट ऑफ ए का जीरो होना अलाउड नहीं है, ऊपर लिखा है, ठीक है। तो ए इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, जब मैट्रिक्स कैसा हो, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो, ठीक है। कुछ बात समझ में आ रही है। अब और थोड़ी सी चीजों को गहराई से सुन लो, बस छुट्टी कर दो, ठीक है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। वैसे प्रिंस सच्ची बात बताऊं, एक ही टॉपिक बचा है, एरिया निकालने का, सिर्फ वो भी अगर तू फॉर्मूला सुन ले, सिर्फ फॉर्मूला ही सुनना है, तो चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो यार है ना, एक थोड़ी सी बात इसमें और सुन लो। देखो ए इनवर्स का काम क्या होता है कि जैसे ए इनवर्स को अगर आप ए से ही मल्टीप्लाई कराओगे तो बेटा आई आएगा, भले आप राइट से मल्टीप्लाई कराओ, भले आप लेफ्ट से मल्टीप्लाई कराओ। तो एक तो आपने ये बात याद कर लेनी, और दूसरी बात, मान लो कि दो मैट्रिक्स है ए बी, इनको मल्टीप्लाई कराने पर आई आया, और जब आपने बी को ए से मल्टीप्लाई कराया तो भी आई आया, तो इसका ये मतलब है कि बी इज इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ ए। जो बी है ना वो ए का इनवर्स है, मतलब ए का इनवर्स कितना है, मैट्रिक्स बी ही है। दो मैट्रिक्स को अगर मल्टीप्लाई कराने पे आई आता है, मतलब ऐसे ए बी में भी और बी ए में भी,
ए बी निकालो तो भी आई आ रहा है, बी निकालो तो भी आई आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जो बी मैट्रिक्स है ना ये ए का इनवर्स है। तो ऐसे तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जो ए मैट्रिक्स है ये बी का इनवर्स है। तो दोनों ही बातें ठीक है, ए बी का इनवर्स है, बी ए का इनवर्स है, ये दोनों ही बातें ठीक है। हम यहाँ पे और क्या बोल सकते हैं, और व्हाट वी कैन से, दूसरे कलर से लिखता हूँ, ए इज इनवर्स ऑफ बी, दैट इज बी का इनवर्स क्या हुआ, ए। कहने का मतलब क्या, अगर अगर कभी भी तुमको ऐसा लिखा मिलता है ना ए इंटू बी आई आ रहा है और वो कह रहा है कि बी इंटू ए भी आई है, तो यहाँ से तुम क्या बोल सकते हो, ए और बी एक दूसरे के इनवर्स है। ए और बी एक दूसरे के क्या है, इनवर्स। क्योंकि अभी मैं तो एक चीज बोलती कि इनवर्स मैट्रिक्स को अगर हम उसी से मल्टीप्लाई कराते हैं तो आई आता है दोनों तरफ से। ये भी मैंने तुम्हें 1 मिनट पहले ही बात बोली, ठीक है ना। तो वही फंडा यहाँ पे भी तो हो रहा है। तो कंपेयर करने पे क्या समझ में आ रहा है, यार ये इनवर्स वाली कहानी है सारी की सारी, ठीक है। तो इसलिए मैं तुम्हें सेपरेटली लिखवा दिया, ज्यादा तुम्हारे सिर में दर्द ना हो, तुम बस इस स्टेटमेंट को याद कर लेना, तो तुम्हारा इनवर्स वगैरह निकल गया, ठीक है। चलो अब एक छोटा सा नोट और जो तुम्हारा एमसीक्यू क्वेश्चन में बन के आएगा, देखो डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ये इक्वल होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। ये एक छोटा सा फॉर्मूला है। वैसे जो डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए निकालना, तो आपको कोई मैट्रिक्स दे रखा है तो उसका डिटरमिनेंट निकालना तो आता है, ये अलग से फॉर्मूला को याद कर लेना। n का मतलब वही है, n मतलब क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं वेयर n इज ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, n क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है, एक फॉर्मूला। दूसरा डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स, ये इक्वल होता है 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए के, ठीक है। ये दोनों चीजें इक्वल होती है। कुछ छोटे छोटे फॉर्मूलाज हैं जिनको आप याद कर लेना, ये बहुत लंबी चौड़ी थ्योरी से निकल के आए हुए हैं, बट वो थ्योरी मैंने आपको नहीं कराई, ठीक है। वो सब थ्योरी वोरी मैंने आपको नहीं कराई, तो आप इसको याद कर लेना। और इसमें एक तीसरा फॉर्मूला और भी है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इट्स आल्सो इक्वल टू, नहीं ठीक है इतना ही बोल, ठीक है, ये इतना ही बोल, बस ये 2 फॉर्मूले और याद कर लो। अगर कुछ और एमसीक्यू कराते हुए आएगा तो तब लिखवा, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है। अब आपका इस चैप्टर में एक टॉपिक और बचा है, उसको करा के सपा मुकाते चैप्टर को। तो वो टॉपिक कौन सा है, नेक्स्ट टॉपिक है एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसके अंदर कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है, फटाफट से सुन लो। मान लो एक ट्रायंगल है, ठीक है। इस ट्रायंगल के तुम्हें वर्टिसेस दे रखे, मान लो ये x1 y1 है, और एक ये b है, इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2, एक c है, इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं x3 y3। तो अगर आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, वैसे तो ये फॉर्मूला आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल का 10th में ही पढ़ा था। अब यहाँ पे डिटरमिनेंट फॉर्म में करा रहे हैं, यहाँ हाफ लिखो, इधर लिखो x1 x2 x3, x1 x2 x3, इधर लिखो बेटा y1 y2 y3, और यहाँ लिख बेटा ट्रिपल। तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हो गया, बस इतना याद कर लो और कुछ नहीं करना। ये लास्ट टॉपिक था, ये भी तेरा खत्म। एक इसके अंदर छोटा सा नोट क्या है, देखो इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, मान लो 0 आ जाता है, देन ऑब्वियसली पॉइंट्स आर कोलिनियर। ये तो पढ़ रखा होगा बचपन में, पॉइंट्स आर कोलिनियर। देखो अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो गया तो इसका मतलब है ये तीनों के तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे ट्रायंगल बना ही नहीं दे, समझ में आ रही है। एंड वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा, उल्टा भी होगा। अगर पॉइंट कोलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा, ठीक है ना। अगर मान लो तुम्हें पॉइंट कोलिनियर देता है और बोलता है कि मतलब कुछ रिलेशन वगैरह निकालने को बोलता है, तो तुम एरिया ऑफ ट्रायंगल को 0 रख के उसको सॉल्व कर सकते हो, समझ में आ गई बात। तो ये चैप्टर आपका हुआ बेटा समाप्त, इसको एक बार पढ़ लेना दोबारा से, और फिर कुछ क्वेश्चन जो है ना आपके ऑब्जेक्टिव में ही मैं कवर करा दूंगा, ठीक है बेटा, क्लियर हो गई।